अगर आप 30,000 रुपये यानी इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा देते हैं हर महीने, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैसे भी आपका ज़्यादा बन जाएंगे। वो हो जाएंगे लगभग 4 करोड़ के आसपास। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हेलो एवरीवन, इस चैनल में मैं बहुत दिनों से मैथ्स पढ़ा रहा था, लेकिन अभी मेरा मन हो रहा है कि कुछ पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक मैं आगे चल के डिस्कस करूं धीरे धीरे करके। तो पहले पर्सनल फाइनेंस के बेसिक सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्ट कैसे करते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को भी कवर करेंगे। पर्सनल फाइनेंस मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम इनकम कमा रहे हैं। बहुत लोग इनकम कमाना शुरू कर दिए हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इनकम करने लगे हैं बहुत से। तो इनकम जब आता है तो उसको हम सही से ट्रैक नहीं करते हैं, बजट नहीं बनाते हैं और मंथ के स्टार्ट में इनकम तो आ जाता है, लेकिन मंथ के एंड तक इनकम ख़त्म हो जाता है और हमें पैसे की कमी महसूस होने लगती है। ये इसलिए होता है कि प्रॉपर हम अपने पैसे को ट्रैक नहीं करते हैं। मनी मैनेजमेंट हमारा सही नहीं है। अगर हम मनी मैनेजमेंट सही ढंग से करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम ना ही इनकम अपना बचा सकते हैं, इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं, सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग, और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप पर्सनल फाइनेंस के कुछ ऐसे टॉपिक जान पाएँ जो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इनकम चाहे कितना भी करें, कम या ज़्यादा, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में सबसे पहला काम होता है बजट तैयार करना, बजटिंग। इसका मतलब है कि हमारा कैश फ्लो कैसा है, इनकम कहाँ से आ रहा है, कितना हम किस जगह खर्च कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा फालतू में वेस्ट हो रहा है जो हम एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, कहाँ सेव करना है और बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में बने रहिए। बजटिंग इन पर्सनल फाइनेंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ में। देखिए, इनकम हम करते हैं, उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, अपने कैश फ्लो को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सही ढंग से अगर हम अपने इनकम को ट्रैक करते हैं तो ना ही हम पैसे को सेव करेंगे बल्कि आगे इन्वेस्ट करके उसको ग्रो भी कर पाएंगे। अगर आपको बजट बनाना नहीं आता है तो सिंपल सा रूल फॉलो करिए, 50-30-20 रूल। ये सिंपल बजटिंग फ्रेमवर्क है। इसमें हम क्या करते हैं कि 50% अपना इनकम, जो भी हमारा इनकम है, उसको नीड्स में डिवाइड करते हैं और 30% वांट्स में और 20% सेविंग्स में। और सेविंग्स से हटा के अगर बहुत फालतू के डेब्ट चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, तो वहाँ भी आप कुछ पैसे डाल सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान, ये जो नीड्स है, इसमें पैसे तो जाएंगे, उसको आप सेव नहीं कर सकते, राइट। इसको कम किया जा सकता है पर नीड्स को कम नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे पास घर नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, राइट। पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना, राइट, ये सब तो करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल का बिल और जो हमारे शौक हैं वो भी पूरे करने पड़ेंगे, राइट। तो 30% के जो शौक हैं उसको भी कम किया जा सकता है और यहाँ का उठा के यहाँ डाला जा सकता है, सेव किया जा सकता है। मान लीजिए हमें बहुत महंगा मोबाइल खरीदना है, बहुत महंगे कार खरीदना है, तो महंगा मोबाइल महंगा कार ना लेके हम सस्ता मोबाइल सस्ता कार ले सकते हैं। वेकेशन में इंडिया के बाहर ना घूम के इंडिया में ही कहीं घूम सकते हैं। जो अपने वांट्स हैं, अपने जो शौक हैं, उसको अगर हम कम कर दें या छोटे कर दें तो यहाँ से पैसे बचाया जा सकता है। सेविंग का जो पैसा है 20%, अगर यहाँ से कुछ पैसे, यहाँ से कुछ पैसे अगर हम बचा के यहाँ डालते हैं तो 20 से 30% इसको किया जा सकता है। और बहुत लोग तो 50% भी सेव कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है मनी का, आप अपने कैश फ्लो को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, उस हिसाब से आप सेविंग को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका ख़राब लोन चल रहा है, ख़राब लोन मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, आपको चिंता होती है, वरी होती है, जहाँ भी घूमने जाते हो एंग्जाइटी होती है कि यार इतना सारा लोन पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सेविंग करके लोन को पटा दीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आपका 1,00,000 रुपये इनकम, राइट। मान लेते हैं कि आपका इनकम 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो 30% नीड मतलब 50,000 रुपये अपने नीड्स में आप खर्च कर सकते हैं, जैसे मकान का किराया हो गया, कपड़े हो गए, बच्चों के एजुकेशन हो गया, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल एक्सेट्रा। और 30% वांट्स में चला जाएगा, यानी 30,000 रुपये आप अपने शौक में पूरा कर सकते हैं। कहीं घूमने चले गए, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, या फिर अपने शौक की चीज़ें कुछ खरीद के ले आया घर में, ठीक है। कुछ पैसे वांट्स में चले जाएंगे। नाउ 20% सेविंग मतलब 1,00,000 का 20,000 आप सेव कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसे लोन पटाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ख़राब लोन है ना, जिनका इंटरेस्ट रेट 10% से ऊपर है, उनको तो आप जल्दी से जल्दी चुका दीजिए, क्योंकि ये बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं। जितना जल्दी आपका लाइफ टेंशन फ्री हो जाए उतना बेटर है।
और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप चैलेंज करते हैं अपने आप को कि शौक कम करना है, 30,000 की जगह मुझे 20,000 का ही शौक पालना है, तो यहाँ से 10,000 उठा के आप यहाँ डाल सकते हैं, तो सेविंग आपका 30% हो जाएगा। आप ये कोशिश करिए कि अपनी इनकम का जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सेव कीजिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपका वेल्थ बनाएगा और आपको बड़े-बड़े मनी प्रॉब्लम से बचाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये ठान लीजिए कि जितना भी आप कमाते हैं, कम या ज़्यादा, उसका 30% अपने आप को पे करना है, उसको सेव करना है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि फ्यूचर में आपको पैसे की कोई दिक्कत ना हो। जितना आप सेव करेंगे, इतना याद रखिए, उतना जल्दी आपको फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम किस चीज़ से मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा कि आपको, अगर आपने इनफ पैसा इकट्ठा कर लिया, इनफ ग्रोथ कर लिया, तो आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा, राइट? एक समय के बाद, एक अमाउंट इकट्ठा करने के बाद आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के साथ, कैसे आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने सेव कर लिया है पैसे, तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है और अपना पैसा आप वेस्ट करते हैं उसमें रख के। इन्वेस्टिंग को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि आपके पास 150 केजी व्हीट है, व्हीट यानी गेहूँ, राइट? तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि 1 केजी पर डे खाएगा और 5 महीने बाद उसके सारे गेहूँ खत्म हो जाएंगे। 5 महीने यानी 150 दिन, एक केजी खाएगा, तो 5 महीने बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा खाने के लिए, राइट? नाउ एक दूसरा बंदा है, वो क्या करता है, 150 केजी गेहूँ ना खा के वो 30% सेव कर लेता है। 30% यानी 45 केजी सेव करता है प्लांट करने के लिए, मतलब फार्म में उसको लगा देगा ताकि उसको हार्वेस्ट कर सके। फिर भी उसके पास बच जाएगा 105 केजी, तो 1 केजी पर डे ना खा के वो 0.7 केजी पर डे खाएगा। बाकी जो इन्वेस्ट करेगा, प्लांट करेगा फार्म में, वो 5 महीने बाद 1350 केजी का हो जाएगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया में 4 या 5 महीने लगते हैं गेहूं की फसल लगाने से काटने तक के लिए, और लगभग 30 गुना गेहूं का उपज होता है। यानी अगर आप 1 किलो गेहूं लगाते हैं इंडिया में, तो 30 किलो गेहूं कम से कम मिल जाता है। अगर अच्छे से उसकी हार्वेस्टिंग की जाए, अच्छे से उसका देखभाल किया जाए, तो 30 गुना गेहूं हो जाता है, ये मान के चल रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन सेफ साइड के लिए हम 30 गुना मान के चल रहे हैं। तो अगर आप 30 गुना हार्वेस्ट करते हैं गेहूँ, तो 1350 केजी हो जाएगा 45 केजी का। नाउ 5 महीने तक आपने 0.7 केजी पर डे खा भी लिया, 1350 केजी उगा भी लिया, इसका फिर से 30% आप सेव करेंगे, रीइन्वेस्ट करेंगे, और 405 केजी फिर से गेहूँ के खेत में लगा देंगे, और 105 केजी फिर नेक्स्ट मंथ तक खाएंगे। इसका तो गेहूँ खत्म हो चुका है, ये खा चुका है। लेकिन जो नेक्स्ट बंदा है, उसके पास 840 केजी एक्स्ट्रा गेहूँ बच जाएगा, इतना सेव करने के बाद और इतना खाने के बाद भी इतना बच जाएगा। तो 840 केजी वो मार्केट में बेच सकता है और कुछ पैसे उससे आ जाएंगे। नाउ अगेन 405 केजी गेहूँ अगर फार्म में डाला जाएगा, तो इसका 30x ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर, यानी 5 महीने बाद, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा गेहूँ उसके पास हो जाएगा, खेत कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए, तो उसको बेचना पड़ेगा और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप, जो आपके पास है, अगर आप उसको ख़त्म कर देते हैं लगातार यूज़ करके, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, रह जाता है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क, नहीं है, कहाँ से लाएं? लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, तो जैसे गेहूं से गेहूं बनाया जा सकता है, वैसे पैसे से पैसे भी बनाया जा सकता है थ्रू इन्वेस्टिंग। तो पैसे की भी खेती होती है, लेकिन वो खेतों में नहीं होती है, वो होती है इन्वेस्टिंग के थ्रू, राइट? नाउ अगर सेम कॉन्सेप्ट हम पैसे में अप्लाई करें, तो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपको इनिशियली मिल गए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। तो नॉर्मल बंदे की तरह आप महीने में 1 लाख रुपए ख़त्म कर दीजिए, पूरा खा जाइए या फिर अपने शौक में ख़त्म कर दीजिए। मान लेते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो 1 लाख रुपए पूरा उड़ा दिया, महीने के एंड में उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जो दूसरा बंदा है, मान लेते हैं कि वो 30% सेव करता है, तो 70,000 वो अपने शौक में उड़ा देगा, अपने नीड्स वांट्स में उड़ा देगा, और 30% यानी 30,000 वो सेव कर लेगा। तो 30,000 अगर सेव करके इन्वेस्ट करता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में उसने इन्वेस्ट कर दिया। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर 15% उसको इंटरेस्ट मिलता है हर साल, 30,000 इन्वेस्ट करने के बाद 20 साल में ये अमाउंट हो जाएगा लगभग 5 लाख के आसपास। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट,
पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड पावर ऑफ सेविंग। अगर आप सही से बजट बनाते हैं, सही से सेव करते हैं, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है एक लंबे समय के बाद। नाउ अगर आपने पैसे सेव कर लिए, सेव करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले ये सीख लीजिए कि इन्वेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहले आप एक काम कर सकते हैं कि इकट्ठा पैसे सेव कर लीजिए, 2-3 लाख रुपए। मान लेते हैं कि 2-3 लाख रुपए आपने सेव कर लिए, तो उसको लम सम में इकट्ठा डाल दीजिए, राइट। एक ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर 10,000 रुपये महीने सेव करना चाहते हैं, तो उसको हर महीने 10,000 रुपये सेव करते रहिए। उसको हम बोलते हैं SIP, राइट। तो SIP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक अमाउंट हम हर महीने अगर डाल रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल में डाल रहे हैं, तो उसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर एक साथ, अगर बहुत सारा पैसा हमारे पास है, अगर एक साथ उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं लम सम। नाउ मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपये इनिशियली है, राइट। तो 10,000 रुपये अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी लम सम अमाउंट डालते हैं, और मान के चलते हैं कि 15% से वो कंपाउंड हो रहा है, राइट। तो 20 साल में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,63,000 के आसपास। तो इस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लम सम इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। नाउ अगर आपका मंथली इनकम है और मंथली आप 10,000 रुपये सेव कर रहे हैं, और अगर आपने ये ठान लिया कि हर महीने मुझे 10,000 रुपये डालने हैं, उसको हम SIP बोलते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये महीने डाल रहे हैं सेम इंटरेस्ट रेट पे, 20 साल बाद वही अमाउंट हो जाएगा 1,32,00,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP में। अगर आप रेगुलर SIP करते हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से काम करता है अगर आप हर महीने रेगुलर इंटरवल में डालते हैं। SIP का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर महीने डालें। SIP हर 2 महीने में भी किया जा सकता है, हर 6 महीने में भी किया जा सकता है। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक, यानी एक रेगुलर इंटरवल आप फॉलो करते हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। नाउ ये मान लेते हैं कि आपका इनकम थोड़ा ज़्यादा है। हम ये मान लेते हैं कि आपका इनकम 1,00,000 रुपये है, तो आप 10,000 की जगह 30,000 सेव करेंगे हर महीने। तो अगर हर महीने आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं SIP के थ्रू, तो सेम इंटरेस्ट रेट पे 20 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा लगभग 4 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कम बढ़ेगा, यहाँ पर 1,63,000 ही बढ़ा, राइट। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम अमाउंट, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ग्रो भी ज़्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और 1,32,00,000 के आसपास हो जाएगा 20 साल बाद। अगर आप 30,000 रुपये यानी इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा देते हैं हर महीने, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और पैसे भी आपका ज़्यादा बन जाएंगे, वो हो जाएंगे लगभग 4 करोड़ के आसपास। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम इस एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होता है, राइट। मान लेते हैं कि 30,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले की तरह, तो 20 साल बाद वो अमाउंट होगा लगभग 4 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पर 5 साल अपना अमाउंट बढ़ा देते हैं, 5 साल अपना समय बढ़ा देते हैं इन्वेस्टिंग का, तो यही पैसा एक्स्ट्रा 5 साल इन्वेस्ट करने से डबल हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पर आपको 4 करोड़ के आसपास मिल रहे थे पैसे, 5 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने से यहाँ पर 8 करोड़ प्लस पैसे मिलेंगे। ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट अपना काम करेगा, उतना ज़्यादा आपका वेल्थ ग्रो करेगा। 20 साल में आपने 4 करोड़ बनाया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके मंथली, केवल एक्स्ट्रा 5 साल दे के आपने उसे 8 करोड़ प्लस कर लिया, क्योंकि 15% से अगर अमाउंट ग्रो करता है तो हर 5 साल में पैसे डबल होते हैं। नाउ अब बात ये आती है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिंग मेथड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरीके से आप अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप पैसे को बैंक में डाल दीजिए, FD कर दीजिए, क्योंकि FD सबसे सेफ होता है। 7% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन आपका पैसा सेफ होता है, राइट। रेगुलर इनकम इससे जनरेट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसे को 10 से
20% आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं पर ईयर। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट। अगर आपने अच्छे से सीख लिया, एक बार समय दे दिया, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आने वाले समय में हम कुछ वीडियोस डालेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट में आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे काइट हो गया, जीरोधा का, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिंग करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। तो वहाँ से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। नाउ तीसरा तरीका है कि आप पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है। मान लेते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फंड मैनेजर के पास पैसे जमा कर सकते हैं। वो फंड मैनेजर क्या करता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके स्टॉक में, अलग अलग स्टॉक्स में लगाता है। तो पैसे आप ना मैनेज करके किसी कंपनी को, एएमसी को दे देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं अपने पैसा को मैनेज करने के लिए, और इसके थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इंडिया में कई सारे ऐप हैं, जैसे पेटीएम मनी, ग्रो ऐप हो गया, कॉइन, जीरोधा का हो गया। इन सब को यूज़ करके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एएमसी में जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी का अगर म्यूचुअल फंड है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके आप डायरेक्टली पैसे अपना जमा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट ऑप्शन है ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ भी स्टॉक ही होते हैं। इसमें स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, मतलब कई सारे स्टॉक्स का एक फंड बना लिया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं। जैसे काइट हो गया जीरोधा का, पेटीएम स्टॉक ब्रोकर हो गया, ग्रो हो गया। यहाँ आप पैसे डाल सकते हैं। यहाँ कुछ ईटीएफ आपको मिल जाएंगे जो कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होंगे, वहाँ जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट में पैसे लगा दीजिए। रियल एस्टेट मतलब आप ज़मीन खरीद लीजिए। जब ज़मीन का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको बेच दीजिए, तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। आप घर खरीद सकते हैं, घर का वैल्यू जब बढ़ेगा उसको बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीट्स में डाल सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन कैसे रीट्स में, रियल एस्टेट फंड्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ से ऑनलाइन भी आप कुछ टुकड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन इनके लिए आपको सीखना पड़ेगा, राइट। बिना सीखे आप नहीं कर सकते हैं। इनको हम कमोडिटी बोलते हैं। कमोडिटी मतलब सामान, जैसे सोना, चांदी, आलू, प्याज, राइट, क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटी होते हैं, सामान होते हैं। गोल्ड में भी ऑनलाइन इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे काइट जीरोधा हो गया, उसमें गोल्ड का फ्यूचर आप खरीद सकते हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, चांदी को भी फिजिकल खरीदा जा सकता है, वहाँ उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स या तो कंपनी के बॉन्ड्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं। बॉन्ड का मतलब है कि आप अपने पैसे उनको उधार दे रहे हैं, वो उन पैसों को कुछ अपने काम में लगाएंगे और आपको कुछ ब्याज देते रहेंगे, उनको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड्स के कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जैसे आप पेटीएम मनी, ग्रो, कॉइन जीरोधा, इनमें जाके आप बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड्स में ही पैसे लगा सकते हैं, राइट। या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनके वेबसाइट में जाके वहाँ से भी आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अदर ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रॉफिट आपका कई गुना हो सकता है, आप एक साल में अमीर बन सकते हैं, बट इसमें रिस्क इतना ज़्यादा है कि आपके पैसे एक साल में जीरो भी हो सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के पहले रिसर्च कर लेना अच्छे से, तभी उसमें इन्वेस्ट करना, पहले सीखना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, डेल्टा एक्सचेंज हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, ऐसे वजीर एक्स हो गया। इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ऑनलाइन के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप सोना खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हैं, तो उसमें रिस्क एंड रिटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका लॉस होने का चांस है, उसका प्रॉफिट होने का चांस भी है, तो उसी को हम रिस्क बोलते हैं। अगर आप पैसे खो देते हैं कहीं इन्वेस्ट करके, तो आपके पास रिस्क है पैसे खोने का, उसी को हम रिस्क बोलते हैं। तो जैसे एफडी में रिस्क बहुत कम होता है, रिस्क होता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, और अगर स्टॉक मार्केट में आप अगर छोटी कंपनीज में डालते हैं पैसे, स्मॉल कैप में, तो उसमें रिस्क और बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रिस्क मीटर होता है हमको देखने के लिए कि
किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कितना रिस्क है। रिस्क देख के आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके हिसाब से पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप रिस्क ज़्यादा झेल सकते हैं तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। तो पहले रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। आपका रिस्क कितना है वो पहले देख लीजिए। रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल सकता है। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट। मान लो हमने कहीं इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया उसमें, तो उसी को हम रिटर्न बोलते हैं, रिवॉर्ड बोलते हैं। नाउ हमने ये तो जान लिया कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने अभी सीख लिया उसको। पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर कितना रिस्क है, ये सब जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि अपना पैसा हम कहाँ डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट। मान लेते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, एफडी में पैसे डालना या स्टॉक मार्केट में पैसा डालना। स्टॉक मार्केट में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी डाल सकते हैं पैसा, ईटीएफ के थ्रू भी डाल सकते हैं, राइट। तो मान के चलते हैं कि एफडी में 7% रिटर्न मिलता है। ये एवरेज रिटर्न है, लगभग सभी बैंक आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। 7% एफडी में रिटर्न मिलता है आपको। मंथली आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली एसआईपी कर रहे हैं। 7% इंटरेस्ट रेट पे 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलता है 51 लाख रुपए। एफडी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं। नाउ स्टॉक मार्केट में हम मान लेते हैं कि आपने सीख लिया अच्छे से, और स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना सीख गए हैं, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, 15% आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 का स्टॉक मार्केट में 20 साल के लिए अगर आप करते हैं, तो आपको जो फाइनल रिटर्न मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 1,32,00,000 के आसपास। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एफडी में 7% में आपको 51 लाख मिल रहा है, और स्टॉक मार्केट में 20 साल में 15% में आपको 1,32,00,000 रुपए मिल रहे हैं। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख लिया, आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं एक लंबे समय में। इसलिए कहते हैं कि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट तरीके ढूंढिए, सीखिए और अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए, जहां आपका पैसा बहुत जल्दी से ग्रो करे, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से काम करे। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से आपका पैसा ग्रो करेगा। अब डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। नाउ बहुत लोग तो एफडी में पैसा डाल देते हैं, ठीक है, इतना तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा पड़े रहने देते हैं। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो रेस्ट कर रहा है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट इंडिया में लगभग 3.5 से 4% से ज़्यादा ब्याज नहीं देते हैं। तो अगर 10,000 रुपये महीने सेविंग अकाउंट में अगर आप सेव करते हैं पैसे, और ये मान के चलते हैं कि 3.5% आपको ब्याज मिल रहा है, बैंक दे रही है, तो 20 साल में ये वैल्यू केवल 34 लाख के आसपास होगी। और वहीं अभी हमने डिस्कस किया कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने से 15% में म्यूचुअल फंड में 20 साल में आपका पैसा 1,32,00,000 के आसपास हो जाएगा। कहाँ यहाँ 34 लाख और कहाँ यहाँ 1,32,00,000 सेम पैसे में। इसलिए कहते हैं सेविंग अकाउंट में पैसे मत रखिए। अगर सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखे हुए हैं उसको निकाल दीजिए, उससे बेटर है कि आप एफडी में डाल दीजिए। इससे तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है एफडी, राइट। और अगर आप सीख लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। इसलिए बेहतर तरीके ढूंढिए पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। आप सीखिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ये सब सीखिए, क्योंकि यही वो सब तरीके हैं जिसको सीख कर आप औरों से आगे निकल सकते हैं फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो एक जगह पैसे मत डालिए, राइट। मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक जगह मत डालिए। स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा मत डालिए, म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा मत डालिए, राइट। गोल्ड में सारा पैसा मत डालिए, एफडी में सारा पैसा मत डालिए, उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए, अगर वो बास्केट गिरा तो सारे अंडे टूट जाएंगे, राइट। इसलिए जो अपना पैसा है कुछ स्टॉक्स में डाल दीजिए, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए, रेट्स में, ईटीएफ्स में डाल दीजिए, कुछ बॉन्ड्स में डाल दीजिए, कुछ सोना चांदी खरीद लीजिए, कमोडिटीज़, और कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। और भी कुछ तरीके अगर आपको पता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी,
थोड़े बहुत पैसे डाल सकते हैं, लो रिस्क लिया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, पैसे जीरो भी हो सकते हैं, पर थोड़े बहुत रिस्क लिया जा सकता है अगर उसको आपने सीख लिया अच्छे तरीके से। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई करना सीखिए, राइट। एक जगह मत डालिए, बहुत सारी चीज़ें सीखिए और सब जगह थोड़ा थोड़ा करके पैसे इन्वेस्ट करिए। अगर एक जगह पैसा डूबता है तो बाकी सब जगह पैसा आपका ग्रोथ करेगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस बैलेंस होकर लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अभी आपने इन्वेस्टिंग के बारे में सीख लिया। नाउ आप समझते हैं कि अगर आपको लोन लेना पड़ जाए तो अच्छे और बुरे लोन में अंतर कैसे समझते हैं, राइट। अच्छा लोन वो है, गुड डेब्ट वो है, अगर आप कोई पैसा उधार लेते हैं बैंक से या किसी और से इंटरेस्ट रेट पे, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो वो गुड डेब्ट है, राइट। और उस लोन से अगर आप एसेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ खरीदते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में जहाँ से आपको प्रॉफिट होता है, एसेट खरीदते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती है, वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा और लोन चुकाने में आपको हेल्प मिलेगा। एक तो इंटरेस्ट कम है, ऊपर से लोन चुकाने में हेल्प होगा क्योंकि आपका इनकम बढ़ेगा उस लोन से जहाँ आपने उस लोन को इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस ग्रो करेगा, वहाँ से कुछ पैसे आएंगे, आप लोन चुका सकते हैं। तो ये गुड डेब्ट हो गया, अच्छा लोन हो गया। बुरा लोन कौन सा है? जिसमें आप शौक पूरा करते हैं। आपने लोन ले लिया हाई इंटरेस्ट रेट पे, पर्सनल लोन ले लिया, राइट। आप शौक पूरे करे जा रहे हो, आपका इनकम नहीं आ रहा है उस पैसे से, तो आप लोन अपने सैलरी से चुकाओगे या कहीं और से पैसे लेके उस लोन को चुकाओगे, तो ये बैड लोन हो गया, राइट। अनदर एग्जांपल है, बहुत महंगी फैंसी कार ले ली आपने, आप 8 लाख के कार में खुश हो सकते थे, लेकिन आपने 30 लाख 35 लाख की कार ले ली, फैंसी कार ले ली, ज़रूरत से ज़्यादा महंगी कार ले ली हाई इंटरेस्ट रेट पे, और वो चुकाना बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, ये भी बैड डेब्ट में आता है। तो अगर आप शौक पूरे कर रहे हैं हाई इंटरेस्ट रेट लेके लोन को, तो बैड डेब्ट में आएगा। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं लोन लेके, तो वो गुड डेब्ट में आएगा। अब गुड डेब्ट और बैड डेब्ट समझने के लिए हम इंटरेस्ट रेट पे फोकस करते हैं। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया, राइट, 8% में। 8% बहुत सस्ता इंटरेस्ट रेट है, अगर इस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 10 साल के लिए अगर इस लोन को आप लेते हैं तो आपको लगभग 14.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपने 10 लाख का लोन लिया, आपको 14.5 लाख के आसपास पैसे जमा करने पड़ेंगे बैंक को। बट यही 10 लाख अगर आप 12% में लेते हैं किसी अदर पर्पस से, जिसमें आपको 12% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है लोन के बदले, तो 10 साल में आपको 17 या 17.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे बैंक को एस EMI, राइट। 8% में आपको 14 लाख रुपए जमा करने पड़े, लेकिन 12% में सेम अमाउंट का लोन आपको 17 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे बैंक को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना डिफरेंस पैदा हो रहा है अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है आपके लोन लेने का। इसलिए शौक पूरे करने हैं तो पहले सेविंग कीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए। जब इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो हो जाए, वेल्थ क्रिएट हो जाए, उससे आप अपने शौक पूरा कीजिए। अगर आप अच्छा लोन लेते हैं, गुड डेब्ट लेते हैं, कम इंटरेस्ट रेट में लोन लेते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को, तो वो लोन बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया बिजनेस के लिए, राइट। आपको 8% में लोन मिल गया, मतलब बहुत अच्छा लोन है, कम रेट में आपको लोन मिल गया, सस्ते रेट में आपको लोन मिल गया। 10 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो 10 साल बाद आपको 14.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे बैंक को। EMI 12 की बनेगी पर मंथ। नाउ आपने स्मार्टली इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपने कोई धंधा खोल लिया, बिजनेस खोल लिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। सारा कॉस्ट निकाल के हम ये मान रहे हैं कि 15% से प्रॉफिट हो रहा है आपको। जितना पैसा लगाया है 15% से आपको प्रॉफिट हो रहा है, हर साल कंपाउंड हो रहा है, राइट। तो 10 साल में जो आपका 10 लाख है वो बन जाएगा 40 लाख के आसपास। 10 लाख आपने लोन लिया 8% की दर पर, 10 साल में 14.5 लाख आपने बैंक को जमा किए, राइट। 10 लाख आपने बिजनेस में डाले पैसे, 15% से कंपाउंड हुआ, 10 साल में 40 लाख रुपए इकट्ठा हो गए आपके पास। नाउ अगर प्रॉफिट देखा जाए, क्योंकि आपने बिजनेस किया है, आपको प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट लगभग 25.5 से 26 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है आपको। 40 लाख रुपए आपको बिजनेस इनकम हुआ, 14 लाख के आसपास आपने बैंक को लौटाया, तो आपको प्रॉफिट
25 से 26 लाख के आसपास हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम पैसे को लोन लेके भी अगर सही जगह इन्वेस्ट करना जानते हैं तो लोन से भी कमाया जा सकता है। कम इंटरेस्ट रेट पे अगर हम लोन लेते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं कहीं भी डालकर, चाहे आप इन्वेस्ट कर दीजिए कहीं और चाहे बिजनेस में लगा दीजिए, धंधे में लगा दीजिए, पर जितना लोन का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आप कमा रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। और ये होता है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोन लेने से आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड आपका होता है, राइट? अगर आप बार बार लोन ले रहे हैं बैंक से और जल्दी नहीं चुका रहे हैं तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपका बैंक के ऊपर, जिससे क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है। तो सिंपल भाषा में क्रेडिट स्कोर आपका औकात होता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो कितनी जल्दी उस लोन को पे कर सकते हैं। इसको नंबर से मेजर किया जा सकता है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। इंडिया में कंपनी है सिविल, जो सिविल स्कोर आपका तैयार करती है। आपका लोन रीपे करने के तरीके से आपका पेइंग हैबिट यानी लोन रिपेमेंट हैबिट को देखती है और उससे आपका स्कोर तैयार होता है। मेनली जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच में होता है। 900 मतलब बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है आपका, और 300 के आसपास मतलब बहुत पुअर स्कोर होता है। इस मीटर में देख सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 750, 800 या उससे ज़्यादा है तो आपका गुड स्कोर होगा। अगर आपका स्कोर 300 के आसपास है, 300-400 के आसपास, तो पुअर कहलाएगा। और अगर आपका पुअर स्कोर है तो बैंक आपको लोन देने से कतराएगी। अगर लोन मिलेगा तो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आपका क्रेडिट सही नहीं है। आपने जब पहले लोन लिया था तो उसके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, इसलिए आपका स्कोर कम है। तो क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का सबसे सही तरीका है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उसका जो ईएमआई है वो जल्दी से जल्दी टाइम से पटा दीजिए। क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो मंथली टाइम से पे कर दीजिए, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है धीरे धीरे सही होता रहेगा और अच्छा होता रहेगा। और जब आप लोन और ईएमआई टाइम से पटाएंगे, अपना बिल टाइम से पटाएंगे, तो जो स्कोर है आपका अच्छा होगा। और जब आप बैंक के पास दोबारा लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपका सिविल स्कोर देखेगी, और अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियसली जब भी आपने लोन लिया है, जब भी आपने बिल भरा है, सब टाइम से भरा है, तो आपका क्रेडिट अच्छा है तो बैंक आपको लोन आसानी से दोबारा दे देगी। और सारे बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देंगे, राइट? पर अगर गलती से आपने कहीं फ्रॉड किया है, लोन लेने के बाद आपने पटाया नहीं है, तो आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। और एक बार अगर सिविल स्कोर गिरा तो उसको ऊपर लाना बहुत टफ होगा। जब बैंक के पास आप लोन लेने जाएंगे तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, और हो सकता है कि अब बैंक आपको मना कर दे लोन देने से, राइट? इसलिए आप टाइम से बिल को पे कीजिए, अपना ईएमआई टाइम से चुकाइए, और कम से कम क्रेडिट कार्ड रखिए, कम से कम लोन अकाउंट रखिए, कम से कम लोन लीजिए। जब ज़रूरत हो बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर कोई धंधा करना है, या कहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपको पता है कि मुझे प्रॉफिट होगा, तो आप टाइम से ईएमआई या लोन का जो अमाउंट है पटा देंगे और आपका सिबिल स्कोर बढ़ता रहेगा, राइट? तो अगर आपको लोन लेना है तो सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना सीखिए, राइट? फ्रॉड मत करिए, क्योंकि अगर आप फ्रॉड करेंगे तो फ्यूचर में आप फंस जाएंगे। अगर आप बार बार लोन लेते हैं और आपके पास बहुत सारा लोन अमाउंट पड़ा हुआ है जो अभी तक पे नहीं हुआ है, बहुत सारा बैड डेब्ट पड़ा हुआ है, बहुत बेकार लोन पड़े हुए हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन पड़े हुए हैं, और बहुत सारा पैसा आपको ईएमआई के रूप में देना पड़ रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके आप डेब्ट फ्री हो जाइए। इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके, जुगाड़ करके अपने वांट्स, अपने नीड को कम करिए और वहाँ से पैसे जोड़िए, सेविंग कीजिए, मैक्सिमम सेविंग कीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप डेब्ट फ्री हो जाइए। बिकॉज अ डेब्ट फ्री लाइफ इज ऑफन अ लाइफ विथ लेस टेंशन एंड वरी। अगर आपके पास बहुत सारा लोन है, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन है, तो आपके सिर में एक बोझ सा पड़ा रहेगा। कहीं जाएंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे तो वही सोचते रहेंगे कि यार बहुत सारा ईएमआई मेरे सैलरी का तो लोन पटाने में ही चला जा रहा है। सैलरी आ रही है लेकिन सारा पैसा बैंक ले जा रहा है, क्योंकि आप ईएमआई पे कर रहे हो, आप लोन पे कर रहे हो। तो इतना बोझ रहेगा, टेंशन रहेगा,
तो कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाओगे, वेकेशन एंजॉय नहीं कर पाओगे, अच्छा खाना नहीं खा पाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाओगे तो वही सोचते रहोगे, राइट? तो ये सब टेंशन वरी हटाने के लिए आप अपने आप को फ्री कर लीजिए, और फ्री तभी होंगे जब पैसे इकट्ठा करिए, सेव करिए, और जितना जल्दी हो सके खराब जितने लोन है ना सारे पटा दीजिए। मेक योर सेल्फ फ्री। पर्सनल फाइनेंस में रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, राइट? हम ये मान के चलते हैं कि आप अभी 30 साल के हो और नेक्स्ट 30 ईयर में आप रिटायर हो जाओगे, यानी आप 60 साल में रिटायरमेंट हो जाओगे। इंडिया में लगभग 60 साल में सभी रिटायर हो जाते हैं, राइट? रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 60 साल के बाद आप जॉब तो करोगे नहीं, हो सकता है आपके पास कोई रेगुलर इनकम ना हो। अगर आप बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, अमाउंट ग्रो कर लेते हैं, वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, तो रिटायरमेंट में आप काम ना करके अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी जगह घूम सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अपना लेज़र टाइम बिता सकते हैं 60 साल के बाद, राइट? तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप 30 साल के हो और 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली, राइट? अभी तो आपके पास इनकम है क्योंकि अभी आप यंग हो, सैलरी है आपके पास, कमा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, अब कुछ पैसे आ रहे हैं, राइट? तो आपने सोच लिया है कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 10,000 रुपये अलग से इन्वेस्ट करूंगा ताकि 60 साल में नेक्स्ट 30 ईयर्स में कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप एफडी में डाल दो, या पीएफ में डाल दो, एनपीएस में डाल दो, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, राइट? सबके अलग अलग रेट हैं। म्यूचुअल फंड में डालने के लिए आपको म्यूचुअल फंड सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, राइट? अगर आप सीख लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा, राइट? 15% से आप कंपाउंड कर सकते हो अपने पैसे को, राइट? म्यूचुअल फंड में। नाउ एफडी में अगर आप डालते हो 10,000 रुपये का एसआईपी करते हो मंथली 7% में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा 1,17,00,000 के आसपास। वही पैसा मंथली एसआईपी 10,000 का अगर आप 8% में पीएफ में करते हैं तो 30 साल में जब आप रिटायर होंगे आपके पास 1,41,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर आप एनपीएस 10% में इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल में यही 10,000 का एसआईपी 2,07,00,000 के आसपास हो जाएंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड सीख लेते हो, स्टॉक मार्केट सीख लेते हो, वहाँ इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप 15% का रिटर्न जनरेट करते हो तो ये पैसा 10,000 का जो एसआईपी है कंपाउंड होके हो जाएगा 5,63,00,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो पैसे कम होंगे। तो एफडी में 7% में 1,17,00,000 मिला आपको, 8% पीएफ में 1,41,00,000 के आसपास मिला, और 10% एनपीएस में 2,07,00,000 के आसपास मिला। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने 15% इंटरेस्ट रेट से कंपाउंड किया अपने पैसे को तो 5,63,00,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे महज 10,000 मंथली एसआईपी में। इसलिए कहते हैं अभी से जब आप यंग हो, अगर आप इनकम करते हो तो थोड़े पैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में लगाओ, ठीक है? थोड़े थोड़े करके एसआईपी करिए, ठीक है? अच्छी जगह एसआईपी करिए, अपने हिसाब से मार्केट को रिसर्च करके एसआईपी करिए, और एक लंबा वेल्थ क्रिएट करिए ताकि 60 साल की उम्र में आपको किसी से भीख ना मांगना पड़े। आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए ताकि आप अपना लेजर टाइम जो बुढ़ापे का समय है वो बिता सकें। नाउ जैसे आपने रिटायरमेंट प्लानिंग किया, ठीक है, वैसे आप स्पेसिफिक गोल के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका बच्चा है और बहुत छोटा है अभी, और 15 साल बाद वो कॉलेज में पहुंच जाएगा और कॉलेज में हाई फीस लगने वाली है, ठीक है? वहाँ आपको 30 से 32 या 35 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? मान लेते हैं 30 लाख रुपए चाहिए उसके कॉलेज एजुकेशन के लिए। वो 15 साल बाद आएगा। आपको 10 साल बाद घर चाहिए, ये आपका सपना है, आपका गोल है। 5 साल बाद कार चाहिए, राइट? क्योंकि एक समय पे आपके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, और सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप सही ढंग से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, राइट? पर्सनल फाइनेंस इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे गोल्स को आप टारगेट करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं सभी गोल्स को पाने के लिए, सभी स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए, और कुछ समय बाद जो भी आपका टाइम पीरियड है उस गोल को अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 साल में अगर आप 5,000 महज इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 के एसआईपी करते हैं मंथली, क्योंकि समय है, राइट? 15 साल, और 15% से अगर कंपाउंड होता है, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड ऑफ कोर्स, और 15 साल में
ये 5,000 का मंथली SIP आपको 30 लाख रुपए दे देगा। 30 लाख आप 15 साल बाद बच्चे के कॉलेज एजुकेशन में लगा सकते हैं। आपको अलग से पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा तो आपको कहीं से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 10 साल बाद को होम लेना है, राइट? आपको घर लेना है। तो लोन लेने के बजाय आप अभी से 20,000 रुपये मंथली SIP करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, अगर आपको आता है तो अगर केवल 20,000 का SIP करते हैं और 15% से अगर कंपाउंड होता है 10 साल में, ये 52 लाख रुपए के आसपास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और छोटे शहर में, छोटे टाउन में आपको 52 लाख का घर मिल जाएगा ज़मीन सहित, राइट? और अगर ज़मीन के साथ आपको घर मिल रहा है और अगर थोड़ा महंगा घर भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़मीन सहित घर लेते हैं तो ज़मीन का वैल्यू अप्रिशिएट होता है। तो जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो ज़मीन के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा, राइट? तो थोड़े बहुत लोन से एडजस्ट कर सकते हैं अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी 10 साल बाद। नाउ आपको कार भी लेनी है, लेकिन वो जल्दी लेनी है 5 साल में, क्योंकि आप यंग हैं और जल्दी से जल्दी कार का मज़ा लेना चाहते हैं, है ना? ट्रैवलिंग एन्जॉय करना चाहते हैं खुद के कार में, तो 5 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो केवल 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 15% इंटरेस्ट में अगर कंपाउंड होता है 5 साल के लिए, तो 5 साल में महज 10,000 का SIP आपको 8.5 लाख के आसपास या 9 लाख के आसपास कैपिटल इकट्ठा करके दे देगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और 8-9 लाख में आपको आपके बजट की कार तो मिल ही जाएगी, राइट? अगर आपके शौक ज़्यादा हैं, ज़्यादा महंगी या फैंसी कार चाहिए तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर अगर आप छोटे कार से खुश हैं, 8 या 9 लाख के कार से खुश हैं, तो इस प्लानिंग से भी 10,000 के प्लानिंग से भी 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट से भी छोटा कार लिया जा सकता है और बहुत कम समय में लिया जा सकता है। यानी 5 साल के अंदर आप कार खरीद सकते हैं। इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ए स्पेसिफिक गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपका गोल है, छोटे-छोटे गोल हैं, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटते हो, छोटे-छोटे पैसा डालते हो, SIP करते हो, तो सारे गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अगर इनकम कम है तो पहले इनकम बढ़ाइए, नया स्किल सीखिए और फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। सारे गोल आपके अचीव हो जाएँगे। नाउ अगर आप रेंट से रह रहे हैं एक फ्लैट में, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने साल भी आप फ्लैट में रहेंगे रेंट से, कितना कैश फ्लो आपका वहाँ जा रहा है, कितना आप अपने मकान मालिक को जमा कर रहे हैं। तो एक छोटे से शहर का एग्जांपल लेते हैं, जबलपुर या इंदौर। तो यहाँ 10,000 में घर मिल जाता है, ठीक है? 10,000 मंथली अगर आप दोगे तो आपको घर मिल जाएगा। और नॉर्मली मकान मालिक जो होते हैं ना 5% से एनुअली इंक्रीज़ कर देते हैं रेंट को। तो ये मान के चलो कि अगर आप 10,000 रेंट दे रहे हो तो अगले साल 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट? और अगर आप 20 साल तक रेंट पे रहते हैं उस मकान पे, उस फ्लैट पे, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल 20 सालों में हम कितना रेंट पे करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ईयर में तो आप 10,000 मंथली पे करोगे, तो टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर दो, साल का आ जाएगा 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर 10,000 में 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट? तो आपको रेंट जो देना पड़ेगा फर्स्ट महीने में नेक्स्ट ईयर 10,500। तो टोटल अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,26,000 के आसपास रेंट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। सिमिलरली हर साल 5% बढ़ाते जाइए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ईयर का टोटल रेंट आ जाएगा। तो जब 20 साल तक ये कैलकुलेट करेंगे और टोटल ऐड करेंगे तो आपको रेंट मिलेगा 39,68,000 के आसपास। यानी अगर राउंड ऑफ कर दें तो 40 लाख के आसपास 20 साल में आप रेंट जमा कर रहे हैं। ये देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है कि आपने 20 साल में 40 लाख रुपए जमा किए, अपने मकान मालिक को दे दिए एज एन EMI। ये भी तो एक EMI टाइप का है ना, कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे अपने मकान मालिक को दे रहे हो। तो एक कैश फ्लो है, आपकी इनकम से जा रहा है, ठीक है? आपने कैलकुलेट कर लिया कि 20 साल में 40 लाख रुपए दे रहे हैं। ये अमाउंट देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। जब हम कंपेयर करेंगे कि अगर आप फ्लैट खरीद लो लोन लेके, तो आपको कितना लॉस होगा, राइट? ये अभी डिस्कस करते हैं हम। अभी हमने कैलकुलेट किया कि 40 लाख रुपए आप 20 साल में रेंट पे कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग रेंट 10,000 है और 5% से एनुअली ग्रो कर रहा है, ठीक है? नाउ आपने डिसाइड कर लिया कि मैं फ्लैट खरीद लूँगा क्योंकि मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, तो मैं फ्लैट खरीद लेता हूँ। तो आपने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन ले लिया 9% इंटरेस्ट रेट पर। तो अगले 20 साल तक आप EMI पे करोगे, मंथली EMI आएगा आपका 45,000 के आसपास, राइट? और टोटल 20 सालों में जो टोटल अमाउंट आप पे करोगे वो होगा 1,07,00,000 के आसपास। नाउ
अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे लोन नहीं लेना है क्योंकि मुझे 1,07,00,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे 20 सालों में, ठीक है? और फ्लैट की वैल्यू भी कम हो जाएगी 20 सालों में, राइट? तो आपने सोचा कि 45,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में, जिसमें रिटर्न मिलेगा आपको 15%। तो 20 सालों तक अगर इतनी की एसआईपी करते हो 45,000 रुपए का, तो 20 साल में इकट्ठा हो जाएगा जो कैपिटल आपके पास, वो होगा 5,96,00,000 के आसपास, यानी 6 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी आपने 45,000 रुपये महीना दिया 20 साल तक, यहाँ भी आपने 45,000 रुपये महीना दिया 20 साल तक, यहाँ आपके 1,07,00,000 रुपए चले गए, केवल फ्लैट आपके हाथ में आया। और यहाँ फ्लैट तो नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास जो पैसा जमा हो जाएगा वो हो जाएगा 6 करोड़ के आसपास। बट यहाँ पर आपने क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया, जितना ईएमआई बन रहा था, तो आपको अभी भी रेंट से रहना पड़ेगा। तो 20 साल तक आप रेंट दोगे, अभी हमने कैलकुलेट किया, वो होगा 40 लाख के आसपास। मतलब 10,000 मंथली रेंट और 5% एनुअल इंक्रीज, 20 साल तक आपको 40 लाख रुपए रेंट में चले जाएंगे, राइट? तो 6 करोड़ यहाँ से कमाया आपने, 40 लाख आपने रेंट दे दिया, दोनों को माइनस कर दीजिए, अभी भी आपके पास 5 करोड़ प्लस प्रॉफिट है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप फ्लैट लेते हैं तो कितना लॉस है आपको। 50 लाख का तो आपने लोन लिया, देने पड़ गए आपको 1,07,00,000। ऊपर से जो फ्लैट है उसका डिजाइन पुराना हो जाएगा 20 साल में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लैट जो है ना डेप्रिशिएटिंग एसेट है, क्योंकि पुराना फ्लैट कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आपका फ्लैट बिकेगा नहीं, और मोल भाव करने से आपका कम रेट में ही फ्लैट जाएगा। डिज़ाइन पुराना हो जाता है और बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, दीवारों में जंग लग जाती हैं, तो कोई फ्लैट नहीं खरीदता है, इसकी वैल्यू हमेशा घट जाती है। लेकिन अगर सेम ईएमआई इन्वेस्ट करते हो तो करोड़ों में आपका पैसा बन जाता है, राइट? और ये रेंट बहुत छोटा पड़ जाता है। अभी देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन इसके मुकाबले 6 करोड़ के मुकाबले ये 40 लाख कुछ भी नहीं है। अभी भी कितना प्रॉफिटेबल हो आप, राइट? इसलिए कहते हैं कि फ्लैट मत खरीदो, राइट? आप रेंट से रहो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितना आपका ईएमआई है ना, उतना आप इन्वेस्ट कर दो। और अगर आपको घर खरीदना ही है तो पहले ज़मीन खरीदो और ज़मीन में घर बनाओ, क्योंकि अगर आप ज़मीन खरीद के घर बनाते हैं तो 20 साल में जो ज़मीन की वैल्यू है वो बढ़ेगी, और अगर ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी तो जो ये लॉस हो रहा है आपको, वो ज़मीन के प्रॉफिट से रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप ज़मीन के साथ घर बनाते हैं तब आपको लॉस नहीं है। इसलिए अगर आपको घर बनाना ही है तो पहले ज़मीन खरीदो, तब घर बनाओ। नाउ ये हम मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। 1 करोड़ रुपए हो सकता है आपको लॉटरी से मिल गई हो सकता है आपने फैमिली मेंबर से इनहेरिट कर लिया हो। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ साल जॉब किया और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। अभी आप 30 साल के हैं और अब आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपने जॉब छोड़ दी है, राइट? और नेक्स्ट 30 ईयर्स तक आपको रेगुलर इनकम चाहिए इस पैसे से। तो क्या 1 करोड़ से नेक्स्ट 30 ईयर तक रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है? और जब 30 साल बाद अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो उस समय क्या कुछ पैसे बच जाएंगे? द आंसर इज यस। अगर आप 1 करोड़ अभी इन्वेस्ट करते हैं और लिमिटेड पैसे निकालते हैं हर महीने, तो आप 60 साल बाद इनफ पैसा निकाल लेंगे और 60 साल बाद इनफ पैसा इकट्ठा भी कर लेंगे। और ये सब हो सकता है SWP से। SWP मतलब होता है सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। जैसे हम SIP करते हैं ना हर महीने, जैसे कि हर महीने कुछ पैसे डाल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? वैसे ही SWP होता है कि हर महीने कुछ पैसे हमने निकाल लिया, या फिर रेगुलर इंटरवल पे हमने कुछ पैसे निकाल लिया, उसको हम SWP बोलते हैं। तो अगर पैसे डाल रहे हैं रेगुलरली, उसको हम SIP बोलते हैं, और अगर रेगुलरली पैसे हम निकाल रहे हैं, उसको हम SWP बोलते हैं, सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। नाउ नेक्स्ट 30 ईयर्स तक, रिटायरमेंट के पहले तक, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको 30 साल तक इस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। SWP आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, राइट? तो इसको हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं 1 करोड़ रुपए। 15% से हम मान के चल रहे हैं कि कंपाउंड होगा, म्यूचुअल फंड में आसानी से हो जाता है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा नहीं, राइट? तो 50,000 रुपये हम निकाल रहे हैं हर महीने। तो अगर 1 करोड़ रुपए लमसम अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में 15% एनुअल रिटर्न के साथ, 30 साल तक अगर हम 50,000 रुपये निकालेंगे, तो जो टोटल विथड्रॉवल होगा अपना 1,80,00,000 के आसपास होगा। और जब आप 60 साल के होंगे 30 साल बाद, इतना निकालने के बावजूद भी आपके पास 38 करोड़ 37
लाख के आसपास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। आप 50,000 मंथली निकाल रहे हैं, आपने 1,80,00,000 निकाल लिया 30 साल में, फिर भी आपके पास लगभग 38,37,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। ये रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गई आपकी। रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा होगा आपके पास कि आप आसानी से अपना लेजर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने पैसे निकाल भी लिए, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर लिया इससे। नाउ से आपके खर्चे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप 75,000 निकालते हैं। 50,000 में आपका खर्चा नहीं चल रहा है तो आपने 75,000 निकालना स्टार्ट कर दिया मंथली। 1 करोड़ आपने लमसम अमाउंट जमा किया, 30 साल तक आपने 75,000 रुपये निकाले, 15% से कंपाउंड हुआ पैसा, तो आप टोटल विथड्रॉ करेंगे 2,70,00,000 के आसपास। और इतना निकालने के बाद भी आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी 30 साल बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 24,46,00,000 के आसपास। 75,000 निकालने के बाद भी आपके पास 24 करोड़ प्लस पैसा इकट्ठा होगा रिटायरमेंट में। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग अभी भी हो गई, मंथली इनकम भी मिल गया। नाउ थर्ड ऑप्शन ये है कि आपके खर्चे और बहुत ज़्यादा है, राइट। 75,000 में भी आपको नहीं हो रहा है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं 1,00,000 निकालूंगा। तो अगर आपने लंप सम 1 करोड़ जमा कर दिया म्यूचुअल फंड में, 1,00,000 रुपये महीना निकाल लिया, कंपाउंड हो रहा है 15% से, अगले 30 साल तक आप निकालोगे 1,00,000 रुपये महीना, तो टोटल विथड्रॉवल होगा, टोटल जो पैसे आप निकालोगे 30 सालों में वो हो जाएगा 3,60,00,000 रुपये। फिर भी जो पैसे बच जाएंगे आपके 30 साल बाद रिटायरमेंट के समय, वो होंगे 10,54,00,000 के आसपास। 1,00,000 महीना निकालने के बाद भी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। 30 साल तक आपका पैसा कंपाउंड होगा, इसलिए पैसा निकालने के बाद भी, 1,00,000 निकालने के बाद भी आपका पैसा इतना कंपाउंड हुआ, इतना बड़ा अमाउंट आपका बच गया। ये 3 सिनारियो मैंने इसलिए डिस्कस किया कि हो सकता है स्टार्टिंग के समय में आपका 50,000 रुपये से काम चल जाए महीना, लेकिन इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो आप हो सकता है 2-4 साल, 5 साल बाद या 10 साल बाद 75,000 रुपये महीना निकालना स्टार्ट कर दो। कुछ सालों बाद हो सकता है 1,00,000 रुपये महीना निकालना स्टार्ट कर दो। तो अगर स्टार्टिंग में आप 50,000 निकालोगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो, 1,00,000 से ज़्यादा अमाउंट भी निकाल सकते हो, तब भी आपका कैपिटल नहीं खत्म होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कम निकाला। तो इसलिए आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 5 साल आप 50,000 निकाल सकते हो, फिर नेक्स्ट 5 ईयर 60,000 महीना निकाल सकते हो, फिर नेक्स्ट 5 ईयर 75,000, फिर नेक्स्ट 5 ईयर आप 80,000, 90,000 ऐसे बढ़ाते जा सकते हो, ठीक है। फिर भी आपका पैसा बच जाएगा, तो आपका मंथली खर्चा भी निकलेगा और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाएगा केवल 1 करोड़ रुपए से। इसमें शर्त इतना है कि आपके खर्चे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके खर्चे 3,00,000 4,00,000 के आसपास है महीने के, तो 1 करोड़ में तो नहीं होगा, आपको 4-5 करोड़ का कैपिटल चाहिए फिर, राइट। तो जितना बड़ा कैपिटल उतना महीने आप निकाल सकते हैं, राइट। इसलिए कहा जाता है कि पहले सेविंग कीजिए, इतना सेविंग करिए कि इतना कैपिटल इकट्ठा हो जाए कि उसको डालकर आप इतने विथड्रॉवल कर सकें कि वो पैसा कभी ख़त्म ही ना हो। स्टार्टिंग में तो आप सैलरी से इनकम करेंगे, लेकिन अगर आप पैसा इकट्ठा करते हैं एक बड़ा अमाउंट, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या फिर 1 करोड़ में भी हो जाता है, अगर खर्चे आपके कम है, तो उससे सैलरी लीजिए और आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आपके खर्चे कम हैं तो, खर्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पैसे इकट्ठा करिए, उसमें भी आप जॉब छोड़ सकते हैं, क्योंकि वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो आप अपना इनकम भी जनरेट करते हैं। नाउ पर्सनल फाइनेंस में इंश्योरेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपका जितना भी सेविंग है वो एक झटके में ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कमा रहे हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ पैसे सेव कर रहे होंगे, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, तो आपको पूरे पैसे अपने जेब से हॉस्पिटल का बिल देना पड़ेगा। और जितना भी सेविंग आपने किया है, जितना भी इन्वेस्ट किया है, पूरा खाली हो जाएगा, पूरा बैंक अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो, अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई तो आप उससे लड़ते रह जाएंगे और अचानक ही आपका सारा सेविंग ख़त्म हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान हैं, राइट, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप किसी कंपनी से भी इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, लेकिन राइट इंश्योरेंस चूज़ करना बड़ा डिफिकल्ट है।
तो उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं, अपने फैमिली का इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनारियो लेते हैं। एक फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक सन है, राइट। वाइफ और सन नहीं कमाते हैं, हस्बैंड कमाता है 1 लाख पर महीना। इस फैमिली में एक ही अर्नर है, हस्बैंड 1 लाख पर मंथ, राइट। ऑफकोर्स अगर 1 लाख कमाता है तो हर महीने कुछ पैसे सेव कर रहा होगा, से 30%, 30,000 पर मंथ। उस सेविंग को बचाने के लिए इसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग करके इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होगा। उस पूरे अकाउंट को बचाना है, उस पूरे वेल्थ को बचाना है। तो अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आता है या किसी की फैमिली में डेथ होती है तो कुछ इंश्योरेंस ज़रूरी है ताकि आपके सेविंग्स खत्म ना हो, राइट। तो पहला इंश्योरेंस हस्बैंड चूज़ कर सकता है अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हस्बैंड का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड अकेला कमा रहा है। तो अगर वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर लेता है तो टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1200 या 1500 में इंश्योरेंस करवा लिया से 1 करोड़ का, राइट, और 5% एनुअल इंक्रीज हो रहा है, 60 साल तक के लिए करवा लिया, मान लो 1200-1500 आप दे रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं होता है 60 साल तक, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। इंश्योरेंस का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ होता है तो आपको फैमिली को मिले, अगर आप जिंदा हैं तो कुछ भी ना मिले, राइट। बट प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शंस की तरह है, राइट। कुछ प्रीमियम, कुछ एडवांस पे करते हो। अगर आपको कुछ होता है तो फैमिली को कुछ अमाउंट मिलते हैं, अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपको कुछ नहीं मिलता, इसलिए सस्ते होते हैं। यहाँ पर 5% एनुअल इंक्रीज का जो ऑप्शन है इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होता है, इसलिए सम इंश्योर्ड भी बढ़ना चाहिए। तो अगर फर्स्ट ईयर में डेथ होती है पर्सन की तो 1 करोड़ मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर डेथ होती है तो 1 करोड़ प्लस 5% यानी 1 करोड़ 5 लाख मिलेंगे। सिमिलरली हर साल बढ़ता जाएगा। और ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस उसने 60 साल के लिए लिया है, ठीक है। तो 60 साल के पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो 1 करोड़ फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंश्योरेंस जरूरी है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख का फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया गया है, ठीक है। तो अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो 10 लाख तक का दवाई फ्री में हो जाएगा, ये बीमा कंपनी कर देगी। नाउ अगर आपके पास कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल कार है, बाइक है, तो इनका इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में तो ये मैंडेटरी है, मतलब अगर आपके पास कार है तो आपको इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी ही है, ताकि अगर कहीं कुछ हादसा हो जाए, कार डैमेज होता है, आपका एसेट डैमेज होता है, तो उसका प्रोटेक्शन बीमा कंपनी के द्वारा हो जाए, राइट। नाउ इसके फ़ायदे क्या हैं? फ्यूचर सिक्योरिटीज़। पहला सिनारियो है कि मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है 60 साल के पहले। देखो मरना कोई नहीं चाहता, पर इत्तेफाक से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है 60 साल के पहले तो 1 करोड़ प्लस पे आउट मिलेगा फैमिली को। अब इसका प्रॉफिट ये है कि फैमिली में केवल हस्बैंड कमाता था, और अगर हस्बैंड मर गया तो फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है। तो सन का एजुकेशन, राइट, फैमिली के डेली नीड्स, खर्चे, ये सब कौन चलाएगा? तो जो 1 करोड़ मिलेगा, और अगर लेट मरता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं क्योंकि 5% एनुअल इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1 करोड़ SWP किया जा सकता है। अभी हमने देखा था SWP में अगर आपके पास 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे हैं तो SWP कर दीजिए। मंथली आप 1 लाख भी निकालेंगे तब भी वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल गया अगर हस्बैंड की डेथ होती है, तो फैमिली क्या कर सकती है? 1 करोड़ रुपए SWP कर सकती है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में 15% से कंपाउंड होता है पैसा। तो वो हर महीने 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर सकती है फैमिली। हर महीने अगर 1 लाख रुपए विथड्रॉ करेगी तो 30 साल तक अगर विथड्रॉ करती है 3 करोड़ 60 लाख रुपए फैमिली विथड्रॉ कर पाएगी, और 30 साल बाद 10 करोड़ 54 लाख के आसपास पैसे बच भी जाएंगे। और 30 साल में जो सन है उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे तो कुछ बिजनेस भी कर सकता है जो सन है, और ये हो सकता है उसका एजुकेशन कंप्लीट होगा तो कुछ नौकरी लग जाए, वहाँ से इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो फैमिली सर्वाइव कर जाएगी अगर 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा पैसे बीमा कंपनी से मिल जाता है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि जो फैमिली मेम्बर अर्न कर रहा है उसका अगर टर्म इंश्योरेंस है, अगर वो मरता है तो अर्निंग खत्म नहीं होगी, फैमिली सर्वाइव करती रहेगी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कोई मर गया तो उसको बुलाया नहीं जा सकता, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसे की कमी पूरा कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने सही इंश्योरेंस किया है। नाउ केस 2 ये बनता है कि हस्बैंड सर्वाइव्स पास्ट 60, मतलब
60 ईयर्स तक हस्बैंड सर्वाइव कर जाता है, उसकी डेथ नहीं होती है। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसा है कि अगर कोई मरता नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 60 साल तक हस्बैंड जी गया तो उसकी एक्टिव इनकम थी, तो उसने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए होंगे, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए होंगे, ऑलरेडी बहुत सारा वेल्थ उसने जनरेट कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट, बच्चे का एजुकेशन उसने करवा दिया होगा, बच्चा बड़ा हो गया होगा, बच्चा भी इनकम जनरेट करने लगा होगा, राइट? फैमिली स्टेबल होगी, तो उसको 1 करोड़ की ज़रूरत क्या है, राइट? अगर वो जी रहा है तो उसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। और हेल्थ क्राइसिस के लिए 10 लाख का कवरेज तो है ही है, तो सेविंग खत्म होंगे नहीं, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी हॉस्पिटल का बिल भर देगी, राइट? और कार को कुछ होता है तो कार इंश्योरेंस भी है। इस तरीके से अगर फैमिली में इकलौते आप हो जो अर्न कर रहे हो तो अपना टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवा लो, ताकि फैमिली आपकी सिक्योर्ड रहे पैसे के मामले में। फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो सेविंग है वो सेफ रहे, बीमा कंपनी से पैसे मिले जब आप बीमार पड़ो, और कोई एसेट है उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। इतना इंश्योरेंस तो ज़रूरी है। और जो आपको अच्छा लगता है इंश्योरेंस कंपनीज़ में जाके पता कर सकते हो, जो आपको इंश्योरेंस अच्छा लगे वो आप करवा लो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों ज़रूर करवा लेना, बहुत ज़रूरी है। फाइनली, पर्सनल फाइनेंस में साइकोलॉजी ऑफ मनी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एक्चुअली बहुत लोगों का बिलीफ सिस्टम ही ख़राब है, क्योंकि हम बचपन से ही वही देख रहे हैं अपने घर में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में, कि कोई पैसे को लेके क्यूरियस ही नहीं है, कोई पैसे सेव ही नहीं कर रहा है, बस इनकम आया जा रहा है, खर्च करते रहते हैं और महीने के एंड तक कोई इनकम बचता नहीं है। हमारा माइंडसेट ही नहीं है पैसे सेव करने का, हमारा माइंडसेट ही नहीं है कि हम बजट बनाएं, हमारा माइंडसेट ही नहीं है कि हम अपने पैसे को ट्रैक करें, हमारा पैसा फ्लो कहाँ हो रहा है, कैश इन कैश आउट कहाँ हो रहा है, खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कहाँ सेव किया जा सकता है, हमारे महीने के एंड में पैसे बच क्यों नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ों का बजट कोई नहीं बनाता, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। तो पैसे कमाने के लिए सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और जब हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, और हमारा एटीट्यूड चेंज होता है जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हम पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो हम एक्शन लेते हैं, और जब हम एक्शन लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तब हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलती है जब हम यहाँ सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, जब अपना मन बदलते हैं, हम सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, अपने डर को ख़त्म करते हैं। लोग इतना डरे होते हैं पैसों को लेके, क्यों इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में ही ऐसा डाला दिया गया है कि रिस्क लोगे पैसे डूब जाएंगे, राइट? अरे जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगा? पैसे से पैसे अगर कमाना है तो उसको बोना पड़ेगा ना, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने गेहूं वाला एग्जांपल दिया था, अगर आप गेहूं को पूरा खा जाएंगे, खेत में डालेंगे ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए गेहूं बचेगा ही नहीं खाने के लिए, आपको खरीदना पड़ेगा। आप रिस्क लो, गेहूं को बो, भले ही सूखा पड़ जाए, हो सकता है कम फसल होगा, लेकिन कुछ तो होगा, जितना आपने लगाया उतना उपज तो होगा, और अच्छी बारिश हुई तो 30 गुना 40 गुना गेहूं आपको मिल जाएगा। सिमिलरली पैसा भी है, डर को ख़त्म करिए, मार्केट को सीखिए, इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढिए। अगर आपको नहीं बनता है तो सीखिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली एफडी कर दीजिए। अरे कुछ परसेंट तो पैसा ग्रो होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। आज जो 100 रुपये में मिल रहा है, अगले साल हो सकता है वो 107 रुपये में मिले। और आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में अगर पैसे डाल के रखे हैं, तो 100 का 100 ही रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा 103 104 हो जाएगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करिए, बजट बनाइए, प्लान कीजिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करिए, वेल्थ को ग्रो करिए, सही इंश्योरेंस चूज़ करिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करिए, और अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए, राइट? फ्यूचर में जब आपके पास वेल्थ होगा तभी आपका लाइफ आनंदमय होगा। अगर आप वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे, हमेशा ही पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, राइट? तो पहले सेव करिए और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए, और फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा करिए, राइट? अगर बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होगा तो आप अपना जॉब क्विट कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और अपने जमा पूंजी से SWP कर सकते हैं, रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जगह घूम सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीद भी सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा पैसा आपने एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट कर लिया। और ये हमेशा याद रखिए, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग
व्हेन इट कम्स टू मनी। तो फाइनली हमने पर्सनल फाइनेंस के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा डिटेल में समझें, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।